Can you see my screen? Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay, we'll start. We'll start. So I am telling to all once again and again, actually again and again. So please join within time. Okay. ठीक है ठीक है ठीक है 36 हो गए. We'll start our lecture. No issue. ये तो सब हुआ था हमारा ना डाइजेशन वाला. Yes, sir. हाँ एक एक चीज थोड़ा सा कि जो ये है ना क्वाशियोरकर, उसमें एडिमा होता है, सूजन होती है, एब्डोमेन प्रोट्रूजन होता है बेली जैसा ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर. उसका पेट फूला हुआ लगता है क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, रिटेंशन ऑफ वाटर. और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट क्या है कि उनका जो डाइट है ना उसमें प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए. तो वो मिल्क से मिल जाएगा, फिश से, मीट से, एग से, पल्सेस से, सीरियल से. अंडरस्टूड? यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. इस सब से मिल जाएगा वो. ठीक है. हम लोगों ने क्वेश्चन करवाए थे अभी. क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए ना हमारे PYQ? Yes, sir. Yes, sir. यस. विटामिन एंड हार्मोन्स. एजुकेट्स. ओके. तो ये थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंशन. हालांकि यहाँ पे अभी इतना क्वेश्चन नहीं पूछते, पहले तो पूछते थे क्योंकि ये अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है. फिर भी कोई इंटरनल एग्जाम हमारे होती है, जैसे कि कोई क्लास मतलब आपके जो वीकली टेस्ट, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं. तो आपको इसे मानने की जरूरत नहीं कि बहुत ही आउट ऑफ द सिलेबस है. ओके. लेकिन इस पे अभी आजकल क्वेश्चन नीट में आते नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग ये जो मेन मेन पार्ट उसमें से कर लेते हैं. तो विटामिन जो है ना, वाइटामिन दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. सो हमें पता है कि मेजर एंड माइनर न्यूट्रिएंट में, मेजर न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. और माइनर या माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है विटामिन एंड मिनरल्स. तो विटामिन दो प्रकार के हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. तो फैट सोल्यूबल है ADE and K विटामिन, और वाटर सोल्यूबल है विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C एंड और एस्कॉर्बिक एसिड. तो हम लोग इस चार्ट में इतना देख लेंगे कि अगर विटामिन ए जो है वो अगर कम मिला डाइट में, तो उससे डिफिशियंसी क्या, मतलब हर विटामिन की डिफिशियंसी डिसऑर्डर देखेंगे ब्रीफ में. एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ओके. तो उसमें क्या है, विटामिन ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिनॉल. तो अगर विटामिन ए जो है वो अगर कम मिल गया आपको डाइट में, तो उससे हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस. और जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया का मतलब होता है ना कि जो आपके जो आईज होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं, कॉर्निया ड्राई हो जाता है. ओके. और उसमें एक सूजन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज जीरोप्थैल्मिया. और विटामिन डी जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सिफेरॉल या सनशाइन विटामिन, क्योंकि सुबह की जो किरणें होती है ना सन की, बहुत ही मतलब जेंटल, तो उससे मिल जाता है विटामिन डी, ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सिफेरॉल. तो अगर दैट इज डिफिशिएंट इन द चाइल्ड, then that is called as rickets.
उसके बोन्स जो होते हैं ना, बिकॉज विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन. यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. बोन के अंदर विटामिन डी का, सॉरी, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तो इसलिए विटामिन डी चाहिए. और आपके इंटेस्टाइन में जो अगर ये है कैल्शियम है, तो दैट शुड बी एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, दैट इज आल्सो with the help of vitamin D. So vitamin D is responsible for absorption of calcium from your elementary canal into your blood. So अगर वो कम है तो जो विटामिन सॉरी कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और उससे बोन को कैल्शियम नहीं मिलेगा जितना चाहिए उतना, और उससे रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रन को, और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में. मतलब उसके बोन ठीक से डेवलप नहीं होते, वो बहुत मतलब फ्रैगाइल होते हैं, इजीली ब्रेक हो सकते हैं, और उसका मतलब प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होता बोन्स का. विटामिन ई इज आल्सो कॉल्ड एज टोकोफेरॉल या बीटी विटामिन और फर्टिलिटी विटामिन. अगर ये विटामिन ई कम है तो वो जो लोग हैं उनको बच्चे होने की संभावना कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिलिटी. अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें एबॉर्शन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मिसकैरेज. ओके. विटामिन के इज आल्सो कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन. अगर वो कम है तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना वो कम हो जाता है, हिमोरेज मतलब ब्लीडिंग हो सकता है. तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. ओके. तो ये हो गए विटामिन ए डी ई के, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिसऑर्डर. तो ये तो आपको जनरल पता भी थे ना, यू अंडरस्टैंडिंग और Yes, नॉट? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. या उसमें कुछ नए शब्द है, जैसे कि जीरोप्थैल्मिया या ऑस्टियोमेलेसिया, इतने ही अभी नए आ गए आपके. बाद में हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखते हैं, उसमें से पहला विटामिन है, फर्स्ट विटामिन इज विटामिन B1. इट इज आल्सो कॉल्ड एज थायमीन. एंड अगर इसका कम है तो उससे हो जाता है बेरी बेरी. डू एनीबडी नो व्हाट इज बेरी बेरी? पता होना चाहिए. आपने कितने बार पढ़ा होगा ना बेरी बेरी. क्या होता है Sir, बेरी disease. बेरी? यस, एनीबडी नो? आपने जनरल जनरल साइंस, जनरल इंफॉर्मेशन. Sir, disease. डिसीज ही है, लेकिन कौन सा, क्या होता है उसमें, मतलब क्या डिफिशियंसी, उसका सिम्टम क्या होता है बेरी बेरी का? एक मिनट, कोई मैसेज आ गए आप में से. यस. यस. एनीबडी? Paralysis. हाँ. यस. Paralysis. हाँ. हमारे जो मसल्स है ना वो वीक हो जाते हैं उसमें, और वॉकिंग वगैरह वीक हो जाता है हमारा. बैलेंसिंग भी हम लोग प्रॉपरली कर नहीं सकते बेरी बेरी हो गए तो. अल्कोहलिक्स में क्या है, अल्कोहल जो पीते हैं ना उसमें भी विटामिन B1 की कमी होती है. यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. उसके बाद आया रिबोफ्लेविन, ये येलो विटामिन. तो रोबोफ्लेविन हो गए, रिबोफ्लेविन बोलते हैं, आ रहा है. तो विटामिन B2 या रिबोफ्लेविन. ओके. रिबोफ्लेविन. देन द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B3, आल्सो कॉल्ड एज नियासिन या पीपी फैक्टर. मतलब इट प्रिवेंट पेलाग्रा. पेलाग्रा. पेलाग्रा क्या है पता है आपको? पेलाग्रा में ये होता है 3D या 4D. 3D मतलब क्या? 3D. डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ. तो डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, या किसी किसी में डर्मेटाइटिस भी हो जाता है, 3D या 4D. तो डर्मेटाइटिस मतलब क्या है, आपका जो स्किन है ना उसको सूजन आती है, स्वेल, इन्फ्लेमेशन टू द स्किन. डायरिया आपको पता है. डिमेंशिया, डेथ का आपको पता है. डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन टू द स्किन. एंड डिमेंशिया मतलब क्या होता है कि हम प्रॉपरली थिंकिंग नहीं कर सकते, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है ना वो मतलब इम्पेयर्ड हो जाती है, ब्रेन का फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिमेंशिया. यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट?
Yes, sir. ये थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट। अब ये इंस्ट्रक्शन सुन लो मेरी। अगर आपका एनसीईआरटी परफेक्ट हो गया है, जो डाइजेशन में पार्ट दिया है एनसीईआरटी का, अगर वो परफेक्ट है तो ही आप ये विटामिन का थोड़ा थोड़ा जान लो, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कि बहुत चांसेस कम है कि उसके क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, बहुत चांसेस कम है कि उसके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब जो टोटल पेपर जो है ना 360 मार्क्स का, उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सकते हैं, चांसेस है। तो पूरे मतलब इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइप का ये पार्ट है, अभी वो सिलेबस में नहीं है। पहले तो जमाना हुआ कि उस पे क्वेश्चन आया करते थे। नाउ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर नीड सिलेबस। लेकिन फिर भी मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको एक इन जनरल भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके जो पार्ट टेस्ट है या चैप्टर टेस्ट है उसमें एक दो क्वेश्चन आ गए तो आप मतलब घबराना नहीं चाहिए उसको, बिकॉज सिंपल है, आपको पता है ये नेचुरल रेगुलरली यू आर स्टडिंग, और उसके पहले भी आपने स्टडी किया है, सिर्फ कुछ नाम अलग है। विटामिन B5 पेंटोथेमिक एसिड, उसका अगर डिफिशियंसी है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बर्निंग फिट सिंड्रोम। मतलब हमारे पैर है उसमें बर्निंग बर्निंग लगता है, मतलब ऐसे आग आग लगती है, मतलब फीलिंग होता है, तो उसको बोलते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। विटामिन B6 इज कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन, उसका कमी है डाइट में तो यू विल हैव मॉर्निंग सिकनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब भूख की कमी है, भूख नहीं लगती। मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह सुबह फ्रेश नहीं लगता, ऐसा ये लगता है, आलस आ जाता है या डी एनर्जाइज लगता है, ठीक है। विटामिन B7 या फिर उसको बोलते हैं बायोटीन, या विटामिन H या एंटीविडिन, तो उसका अगर कम है तो भी हो जाता है डर्मेटाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन टू द स्किन, और आपका जो स्किन है वो ड्राई एंड स्केली बन जाता है, ड्राई बन जाता है स्किन। विटामिन B9 इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिक एसिड या विटामिन M, अगर वो कम है डाइट में तो उससे होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब आपके जो आरबीसी है वो बड़े साइज के, नंबर कम हो जाता है लेकिन साइज बढ़ जाता है। मेगा मतलब बड़े, लार्ज बट लेस आरबीसी। स्पाइना बाइफिडा मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, उसको स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड विल नॉट डेवलप प्रॉपरली। स्प्री मतलब माउथ में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स। और ये विटामिन B9 मतलब फॉलिक एसिड, ये प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट बेबी, ओके, फीटस का डेवलपमेंट के लिए। सो ये आप रीडिंग, और ये थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, बहुत समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको, क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, हाँ। इतना जोर देने की जरूरत नहीं उस पे, ये सिर्फ अभी कंसेप्ट क्लियर कर लो और वो दिमाग में बैठा दो, बाद उसके बाद आप ये सब मतलब शांति से आप बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन, और अगर ये कम है, हमने पता किया है पहले कि हमारे स्टमक में जो पैराइटल सेल्स है या ऑक्जेंटिक सेल्स है, ये दो चीज तैयार करते हैं। पहला तो है HCl और दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसको और बोलते हैं कैसस एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और ये क्या करवाता है, फूड में जो विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबैलामिन है उसको एब्जॉर्ब करवाता है ब्लड में। अगर कैसस एक्सट्रिंसिक फैक्टर कम है तो विटामिन B12 ये नहीं होगा, एब्सॉर्ब नहीं होगा। मतलब अगर आपके डाइट में विटामिन B12 ही नहीं है, कम है, या डाइट में है, खाने में है लेकिन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये दोनों से होगा परनिशियस एनीमिया। परनिशियस हो तो दैट इज क्लियर प्रीवियसली। विटामिन B17 उसको एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि वो कैंसर की ग्रोथ जो है ना वो कम करवाता है। और विटामिन ये सब हो गए विटामिन B कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है विटामिन C ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड कम होगा विटामिन C, तो जाहिर सी बात है वो मोस्ट प्रिवेलेंट डिसीज है, उसको बोलते हैं, सॉरी, जो ऑब्वियस डिसीज होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी या ब्लीडिंग गम। जो हमारे गम होते हैं ना उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लीडिंग, क्योंकि गम किससे बनते हैं, कोलाजन प्रोटीन से बनते हैं, कोलाजन प्रोटीन। तो उसके लिए विटामिन C चाहिए, ओके। और विटामिन C कम है तो आपके फूड में जो आयरन है वो भी ब्लड में एब्जॉर्ब कम हो जाता है, उसका भी एब्जॉर्प्शन ब्लड में बहुत कम हो जाता है।
तो आयरन ले लिया लेकिन विटामिन सी कम है, तो आयरन का कोई यूज नहीं होगा, दैट विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फीकल मैटर। तो उससे भी एनीमिया होगा, विटामिन सी की कमी के से, क्योंकि आयरन है डाइट में लेकिन दैट इज नॉट एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड प्रॉपर्ली, तो ब्लड में नहीं जाएगा आयरन, तो दैट विल बी लॉस्ट थ्रू द फीकल मैटर। ओके, तो आपकी जो स्किन होती है ना वो टाइट रहती है, उसमें कोलेजन की जरूरी होती है, तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट है। कोई बताएगा व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? कभी सुना है आपने? सुना तो होगा ना आपने। अरे सब सो गए क्या? No, sir. No, sir. कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? डरो मत बेटा, जो आपको जो पता है ना वो बोल दो मेरे को। ऐसा कोई मैं टेस्ट नहीं ले रहा आपको, मैं पहले ही बोला आपको, जो जितना आपके दिमाग में है वो बोल दो, अगर गलत हो गया तो सही हो जाएगा, नो इश्यू, लेकिन बोलना है, गलत भी बोलना, बोलने की हिम्मत चाहिए। जो हमें पता है उतना ही है ना, हम खाली पीली मतलब कहाँ से बोलेंगे, मतलब सर ऑक्सीजन को प्रिवेंट करते हैं। सर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। Prevention of oxidation. ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। अच्छा, और कुछ? सर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन मटेरियल से। ओके, एंटीऑक्सीडेंट, देखो कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, वो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, उसके मेन प्रोडक्ट बनते हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स है फ्री रेडिकल्स, मतलब कुछ आयंस है, कुछ आयंस है, वो आयंस आपके डाइट में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो पानी पी रहे हैं ना, उस पानी में क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन बढ़ते हैं, तो दैट इज अ फ्री रेडिकल, राइट। आयंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. ये आयंस बॉडी में आ भी जाते हैं, जो आप फर्टिलाइजर लेते हैं, जो आप मतलब पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और फूड में जी कोई कलर होते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव रहते हैं, ऐसे ऐसे अलग बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं दैट एंटर इन योर बॉडी, अंडरस्टैंड है, और दे डैमेज करते हैं आपके सेल्स को, आपके डीएनए को, आपके प्रोटीन्स को, अंडरस्टूड। तो उनको कम करना है तो एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये तीन विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं, और उससे सेल्स का एजिंग कम हो जाता है, क्योंकि सेल में कोई मतलब टॉक्सिन्स क्रिएट हो गए ना ऑक्सीडेशन की वजह से। ओके, तो सेल की लाइफ कम हो जाती है, सेल की एक्टिविटी मतलब कम हो जाती है। ओके, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेंगे? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, उनका खुद का रोल अलग अलग है और एज अ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट भी है, अंडरस्टूड। तो सिट्रस फैमिली मिल जाते हैं ना, नींबू में, ऑरेंज में, बहुत सारे फल है उसमें विटामिन सी मिल जाता है, Citrus fruits. सिट्रस फैमिली के फूड में पर्टिकुलरली। और लिफी वेजिटेबल जो है ना उसमें भी, करेला होता है ना, करेला, बिटर गार्ड, उसमें Yes, भी sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें भी विटामिन सी हो जाता है, मिलते हैं। ओके, Yes, sir. और ये टोमेटो होता है, टोमेटो उसमें रेड कलर होता है ना, उसमें एक Okay. लाइकोपिन नाम का पिगमेंट होता है, पता है? लाइकोपिन, लाइकोपिन, दैट इज Yes, आल्सो sir. एंटीऑक्सीडेंट। तो बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए सीजन में, जो सीजन में मिलते हैं वो खाने चाहिए। और जो पैक्ड फ्रूट जूस होते हैं ना वो कभी नहीं मतलब पीने चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, और प्रिजर्वेटिव बहुत खराब चीजें होती है। तो फ्रेश खाना खाना चाहिए, पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, पैक्ड जूसेस नहीं खाना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि वो Yes, आपको sir. टेम्पररी बेनिफिट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके सेल्स का एजिंग हो जाता है, आपके स्किन पे झुर्रियां हो जाती है, आपके बाल व्हाइट होने जाते हैं, मतलब लगते हैं, और जो मतलब ये है ना, थकावट जल्दी आ जाती है, ठीक है, बट बूढ़ापन जल्दी आ जाता है, ठीक है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर लेने चाहिए, पानी भरपूर पीना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा पीना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना पीना चाहिए। क्लियर सब इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस। उसके Yes. बाद ये हम लोगों ने देखा, हाँ अभी हार्मोन का कर लेंगे। हार्मोन का
जो एक्चुअली 10 हार्मोन है, लेकिन 5 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, वही हम करेंगे. सो दीज आर सम हार्मोन्स. स्क्रीन चेंज नहीं हुआ क्या? नो सर. No, sir. वेट वेट, थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है. नेट कनेक्टिविटी तो अच्छी है, तो हाँ अभी आ गया ना. Yes, sir. देखो, Yes. there are some hormones which regulate the digestive system. ओके, उसमें से 5 हार्मोन का हम लोग ले लेंगे. और भी हार्मोन है, लेकिन वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है. तो फ्रिक्वेंटली जो अभी तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो क्वेश्चन पहले आते थे वो देखो. ठीक है, इतना भी पहले कर लो, इतना पहले कर लेंगे हम लोग. कौन से हार्मोन है? तो पहला है गैस्ट्रीन, दूसरा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या एंटेरोगेस्ट्रॉन, उसके बाद है सिक्रिटीन, फोर्थ नंबर पे है कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके या पैनक्रियोजाइमिन सीसीके पीजेड, एंड लास्ट वाला है डियोक्राइनिन. डियोक्राइनिन. तो ये हार्मोन क्या करते हैं? देखो, पहला जो है गैस्ट्रीन, तो नाम से ही पता चल रहा है गैस्ट्रीन मतलब वो स्टमक पे असर करेगा. अभी ये देखेंगे, ये कॉलम देखेंगे टारगेट ऑर्गन. सोर्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है वो बाद में देखेंगे. टारगेट ऑर्गन का है स्टमक, स्टमक पे काम करता है. तो गैस्ट्रीन का नाम ही है, तो स्टमक पे ही काम करेगा, गैस्ट्रिक ऑर्गन पे ही काम करेगा, स्टमक पे काम करेगा. और स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे. उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, उसके बाद उसमें होता है HCl और पेप्सिनोजन भी होता है. ओके, सो दैट विल बी रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस. मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कब रिलीज करेंगे अपना कंटेंट? जब उनके ऊपर गैस्ट्रिन हार्मोन एक्ट होगा, और उससे गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक का मोटिलिटी, मतलब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, चर्निंग एक्शन, चर्निंग करने के लिए उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसको मिलाना है, घुल मिलाना है उसमें फूड में. तो इसके लिए स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से होना जरूरी होता है. तो वो भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोटिलिटी ऑफ द स्टमक. अगर स्लो मूवमेंट है तो मोटिलिटी कम है, अगर मूवमेंट अच्छी तरह से है तो मोटिलिटी प्रॉपर है, अच्छी है. तो मोटिलिटी बढ़ाता है स्टमक का, और गैस्ट्रिक जूस का रिलीज भी मतलब इंक्रीज करता है. और ये तैयार कौन करता है? स्टमक में ही तैयार होता है. पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिन सेल्स या जी सेल्स. वो बनाते हैं गैस्ट्रिन, और वो स्टमक पे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है. तो इतना क्लियर है गैस्ट्रिन का सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके. उसके बाद लास्ट में मतलब मैंने ये पिछले क्लास में भी शायद बातें की थी. तो एंटेरोगेस्ट्रॉन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ओके, तो ये स्टमक पे काम करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है. ये अपोजिट टू गैस्ट्रिन है. गैस्ट्रिन ने क्या किया था? स्टिमुलेट किया था स्टमक को. अभी ये स्टिमुलेट इनहिबिट करेगा स्टमक को. मतलब इसने रिलीज करवाया था गैस्ट्रिक जूस, ये इनहिबिट करवाएगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को. ये मोटिलिटी बढ़ाया था, ये मोटिलिटी कम करेगा, इनहिबिट करेगा. तो ये इससे एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट है. और दोनों दोनों का लेवल जो होता है ना, वो कंट्रोल करता है कि स्टमक की मूवमेंट एंड रिलीज कितना होना चाहिए. अगर कम हो रहा है तो गैस्ट्रिन बढ़ाता है, और ज्यादा हो रहा है तो इंटेरोगेस्ट्रॉन कम करवाते हैं. उसके दोनों के बैलेंस से स्टमक का सिक्रीशन कंट्रोल हो जाता है और मोटिलिटी कंट्रोल हो जाती है. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आया सेक्रेटिन. ये पहला हार्मोन डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, तो सेक्रेटिन. तो ये तीनों पे काम कर रहे हैं, पैनक्रियास पे, लीवर पे और स्टमक पे. और उसमें क्या है कि ये जो पहले दो है ना, पैनक्रियास एंड लीवर, उसको स्टिमुलेट करवाता है, लेकिन स्टमक को इनहिबिट करवाता है. मतलब लाइक GIP, स्टमक पे इनहिबिटरी काम है, लेकिन पैनक्रियास लीवर पे स्टिमुलेटरी है. स्टमक के इनहिबिटरी मतलब क्या है? तो डिक्रीज होगा ना सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी, लाइक GIP. और पैनक्रियास एंड लीवर पे स्टिमुलेटरी Means मतलब, regulation. सॉरी, यस, Yes, sir. क्या हुआ? यस, कोई डाउट है क्या? अरे बेटा, कोई डाउट है क्या? अभी बीच में बोल रहे हो तो.
No, sir. नो डाउट ना। अब आपका माइक ना बंद ही रखो सब लोग, जब जरूरत है ना तो ही ओपन करो। और माइक बंद है इसका मतलब ये नहीं है, कैमरा बंद है माइक बंद है इसका मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर छोड़ के बाकी और कुछ काम कर सकते हो, इधर ध्यान देना चाहिए सबको। एनीवे ठीक है। तो सिक्रेटिन स्टिमुलेटरी है पैनक्रियाज एंड लीवर। तो लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। लीवर तो बहुत सारा बनाता है, लेकिन इसके काम का क्या है? बाइल जूस का है। तो इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। पैनक्रियाज पे एक्ट होने वाले दो हार्मोन है, एक है सिक्रेटिन और दूसरा पैनक्रियाज पे एक्ट करता है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, सीसीकेपीजेड। तो ये भी पैनक्रियाज पे काम करता है, लेकिन अलग अलग लेवल पे काम करता है। जो सिक्रेटिन है वो पैनक्रियाज से क्या निकलवाता है? रिलीज करता है बाइकार्बोनेट आयंस। पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयंस का रिलीज करवाता है। और जो सीसीके है कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन है, वो पैनक्रियास में जो एंजाइम्स होते हैं ना उसको रिलीज करवाता है। रिलीज करना अलग है, सिंथेसाइज करना अलग है। सिंथेसाइज करना अलग है, सिंथेसिस किया हुआ है, रिलीज करना है बाद में, उसको अलग मतलब वो अलग मैकेनिज्म है। तो पैनक्रियास के एंजाइम को रिलीज कौन करवाता है? सिक्रेट कौन करवाता है? सिंथेसिस नहीं, सिक्रीशन या Secrets. रिलीज। हाँ, सीसीकेपीजेड। और पैनक्रियास का जो बाइकार्बोनेट आयंस है उसको कौन रिलीज करवाता है? सिक्रेटिन करवाता है। Secretin. ओके। Secretin. हाँ, और लीवर पे कौन असर करता है? लीवर को रिलीज करना है बाइल जूस, उसके लिए सीसीके नहीं, उसके लिए क्या है? सिक्रेटिन। और Secret. गॉल ब्लैडर पे कौन काम करेगा? Secret. सीसीकेपीजेड। गॉल ब्लैडर पे कौन काम करेगा? सीसीकेपीजेड। ओके। CCKPs. लीवर से बाइल जूस कौन निकालवाएगा, रिलीज करवाएगा, सिक्रेट करवाएगा? सिक्रेटिन। और Secretin. गॉल ब्लैडर में जो स्टोर किया हुआ है ना बाइल जूस, उसको कौन रिलीज करवाएगा? सीसीके। CCKPs. ओके, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तभी रिलीज होगा ना। Yes, sir. और Yes, sir. डिओक्राइनिन किस पे काम करता है? वो डिओडिनम बनाता है, डिओडिनम पे ही काम करता है। और ये सीसीके कौन बनाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, जो कि गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास पे काम करता है। और जो ये सिक्रेटिन है वो डिओडिनम बनवाता है। देखो डिओडिनम ने क्या क्या बनवाया? जीआईपी, सिक्रेटिन, ये दो चीज बनवाई इधर। और तीसरी चीज क्या बनवाई डिओडिनम ने? डिओक्राइनिन। तो तीन हार्मोन डिओडिनम के ही है, डिओक्राइनिन है, सिक्रेटिन है और अर्गोस्टिरॉन है। स्टमक का गैस्ट्रिन स्टमक पे ही काम करता है, लेकिन जिस सेल्स पे काम करता है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो सेल्स तैयार करते हैं उसको बोलते हैं जी सेल, गैस्ट्रिन सेल। ठीक है। Yes, sir. और एंटेरोगैस्ट्रॉन या जीआईपी तैयार करता है डिओडिनम, काम करता है स्टमक पे। सिक्रेटिन काम करता है पैनक्रियास, लीवर, स्टमक पे, तैयार करता है डिओडिनम। देन सीसीके बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये काम करता है जीपी, गॉल ब्लैडर पे और पैनक्रियास पे। और डिओक्राइनिन डिओडिनम भी बनाता है, डिओडिनम पे ही काम करता है। और डिओडिनम में जो ब्रूनर्स ग्लैंड है सब म्यूकोजा में, ब्रूनर्स ग्लैंड है ना इनसाइड द सब म्यूकोजा, Yes, sir. इन सब म्यूकोजा। तो उस वो अपना कंटेंट रिलीज करवाएंगे। उसमें क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड के अंदर म्यूकस होते हैं और बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट अल्कलाइन पीएच में कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट अल्कलाइन पीएच, दे कंट्रीब्यूट अल्कलाइन पीएच। डन, क्लियर? तो Yes, स्मॉल sir. इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच के लिए बहुत सारे चीज है। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट में इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी होता है। उसके बाद ब्रूनर्स ग्लैंड का ये अल्कलाइन फ्लूइड भी होता है। और जो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, बाइकार्बोनेट, वो भी अल्कलाइन पीएच करवाने में मदद करते हैं। और इंटेस्टाइन के सकस एंटेरिकस में भी बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, वो भी मतलब किधर किधर से आ गए बाइकार्बोनेट आयंस स्मॉल इंटेस्टाइन में, किधर किधर से आ गए? देखो ब्रूनर्स ग्लैंड से आ गए हैं, बाइल सॉल्ट से आ गए हैं, बाइल जूस से आ गए हैं, मतलब लीवर से आ गए, बाद में डिओडिनम के खुद ब्रूनर्स ग्लैंड से आ गए हैं। और उसका जो ये है मतलब पैनक्रियाटिक जूस है उससे भी आ गए बाइल, सॉरी पैनक्रियाटिक सॉल्ट, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट आ गए।
ओके, मतलब पैंक्रियाज का सिक्रीशन में अल्कलाइन पीएच करने के लिए सॉल्ट्स है बाइकार्बोनेट, देन डिवोडिनम के ग्लूनस ग्लैंड के सिक्रीशन में है, और बाइल जूस में है इनऑर्गेनिक आयंस एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्ट भी है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी है, और इंटेस्टाइन का जो जूस है उसमें भी है। ठीक है, Yes, sir. हाँ ये तो मैंने बोला बोला था आपको ना, मतलब लेक्चर लिया तो बोला। Yes, sir. हाँ, कहाँ कहाँ से आते हैं बाइल जूस, और वो सब मिला के अल्कलाइन पीएच करते हैं और फुड़का बनाते हैं काई फुड़का बनाते हैं काई। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अगर Yes, आपको sir. इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। यस, कम ऑन फास्ट। यस, कम ऑन, जिनको जिनको क्लियर है वो थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज अदर पीपल कैन आस्क द डाउट। यस, किसका ऑन फास्ट? हाँ, किसी ने हैंड रेस करवाया था? किसी ने हैंड रेस करा था क्या? यस, आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू हैव। ठीक है, सबको सब क्लियर है? Yes, Yes, sir. yes. Sir. ओके ओके, आंचल ने करवाया था क्या हैंड रेस? आंचल? सर गलती से हो गया था। हाँ बेटा, कुछ क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक है ठीक है, आज तो एकदम आपको मतलब फास्ट लग रहा है क्या बहुत? No, sir. यू कैन कैप्चर इट ना? Yes, sir. कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो। देखो, ये तो हार्मोनल कंट्रोल हुआ ना, दो टाइप का कंट्रोल होता है हर सिस्टम पे, आपको पता होगा। टू वे कंट्रोल ना। हेलो, यस नो कुछ तो बोलो बेटा। Yes sir. Yes. Yes, Yes sir. sir. ओके, जो सब है ना, सब सिस्टम होती है ना, उस पे दो तरह का कंट्रोल होता है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें दो तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो होता है न्यूरल कंट्रोल। एक क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल। और दूसरा होता है हार्मोनल या केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल तो हम लोगों ने करवाया ना। Yes, sir. क्या क्या होते हैं? गैस्ट्रीन, उसके बाद Secretin, सिक्रिटीन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, cholecystokinin, हाँ, कॉलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके, पेनक्रियोजैमिन, पीजेड ना। Yes yes, sir. sir. और क्या है? Sir, Enterogastron, हाँ, वही जीआईपी। और क्या बचा? गैस्ट्रीन, सिक्रिटीन, जीआईपी, सीसीके। pancreozymin, हाँ, पेनक्रियोजैमिन मतलब ही सीसीके, पेनक्रियोजैमिन एक ही है वो। कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजैमिन एक ही है। डिओक्राइनिन क्या है? diocrinin, 5 है ना, डिओक्राइनिन।
1 2 3 4 5, ये 5 और भी है। न्यूरल कंट्रोल दो प्रकार का होता है, एक है सेंट्रल और दूसरा है लोकल। ठीक है, नर्वस सिस्टम वाला बोलेंगे, मतलब उस पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी है, पेरिफेरल का भी है और ऑटोनॉमिक का भी है ना। Yes, sir. तो इसको बोलेंगे नर्वस सिस्टम। और दूसरा है लोकल, लोकल कंट्रोल। लोकल मतलब क्या है इसका, कि देखो हम जब कोई खाना देखते हैं ना, फूड साइट, मतलब खाना देख लिया या खाने की स्मेल ले ली या खाने का इमेजिन भी किया या खाना आपके मुंह के अंदर ले लिया, तो आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो सिक्रेट होने लगता है। वैसे ही आपके जो एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग डाइजेस्टिव ज्यूस है वो भी सिक्रेट होने, मतलब होने शुरू होते हैं। तो इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स, फूड रिफ्लक्स। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके ओके। और वो कौन करते हैं कंट्रोल? वो कंट्रोल दो पार्ट करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और हमारा लोकल न्यूरॉन्स भी कंट्रोल। लोकल मतलब क्या है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है ना, उसके कुछ हिस्सों में न्यूरॉन्स जैसे सेल्स है। ओके। अभी तो आपको पता ना मेजेंट्री, पता है ना मेजेंट्री? मेजेंट्री मतलब क्या है, आपके जो आंत होते हैं ना इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन अगर आप मतलब ऐसे ऐसे कॉइल कॉइल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहाँ पे घूम लिए, कहाँ पे भी घूम नहीं सकते। ठीक है, आप अगर ऐसे ऐसे बैठे हो तो इंटेस्टाइन ऐसे चला गया, आप अगर ऐसे बैठे हो तो इंटेस्टाइन ऊपर आ गया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से एक दूसरे को चिपके हुए है, अटैच है बाहर से। और जो हमारा बॉडी वॉल है ना एब्डोमेन का, उसको भी वो अटैच है। तो उसका जो अटैचमेंट है ना, उसको बोलते हैं मेजेंट्री। क्या बोलते हैं? मेजेंट्री। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. सो मेजेंट्री उसको अटैच करवाता है बाहर से एक दूसरे से और एब्डोमेन के वॉल से। सो दे आर हेल्ड इन पोजीशन, intestines are held in position because of the mesentery। तो ये यही मेजेंट्री में ना साइंटिस्ट को पाए गए हैं कुछ ऐसे ब्रेन जैसे सेल्स, न्यूरॉन जैसे सेल्स उनमें पाए गए हैं। और वो कुछ हद तक ये जो हमारा गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका कुछ मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में साइंटिस्ट को पता नहीं चला है। ओके। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है या हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, न्यूरॉन्स लाइक सेल्स है प्रेजेंट इन द मेजेंट्री, और दे रेगुलेट सम फंक्शनिंग, नॉट ऑल बट सम फंक्शनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, और उसमें भी कुछ न्यूरॉन जैसी मेमोरी वगैरह भी होती है, लेकिन उसमें डिटेल अभी तक पता नहीं चला है। हो गए, उसको हम लोग लोकल बोलेंगे, लोकल सिस्टम्स, लोकल कंट्रोल बोलेंगे। ओके Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. So this is about the control and coordination of digestive system, chemical and neural control। तो न्यूरल नर्वस का भी है और लोकल भी है। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, sir. साइट, स्मेल, इमेजिनेशन और प्रेजेंस ऑफ फूड इन माउथ क्या होता है? स्टिम्युलेट secretions of saliva and other digestive juices due to neural and chemical control and coordination।
सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड गुड। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव डन विद द क्वेश्चंस एमसीक्यूज, एंड ये थोड़ा सा एक्सटेंशन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट करवाया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर अभी है, अभी 10-15 मिनट हमारे पास है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कोई नया चैप्टर तो शुरू नहीं कर सकता, इस चैप्टर में नहीं करूंगा, फ्रेश मंडे से ही करूंगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपका हाल पूछना चाहता हूँ, तो अब लेफ्ट मत हो जाओ। 4-5 बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं इतना, ये तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं। ओके, तो मैं सबको एक बोल रहा हूँ ना कि आप सब लोग ना एक ध्यान में रखिए कि जो भी टाइम है आपका लेक्चर का, उसके पहले 3-4 मिनट 5 मिनट आपको एनरोल करना, मतलब एडमिट करना है। और लेक्चर के लास्ट मिनट तक आपको ये देखना है, 1-2 मिनट अगर कोई भी लेक्चर है फिजिक्स बायो केमिस्ट्री का, तो आपको ये मतलब पंक्चुअल तो होना ही है, ऑब्डिएंटली होना ही है आपको। और दूसरी बात है कि आप कोई ना कोई क्वेश्चंस जो भी आप कर रहे हैं उसका मेरे साथ शेयर करो, अगर आपको कुछ मतलब हेल्प चाहिए तो, क्योंकि एक ही घंटा होता है जिसमें 24 आवर्स में हम लोग दिन में मिलते हैं, तो इतना कम्युनिकेशन सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लो हर चीज इंटरेस्ट से, तो आपको सब हो जाएगा। आप कोई और आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो मैं शायद उस पर कोई मतलब आई ट्राई टू हेल्प यू। सो अभी 10-15 मिनट हमारे टास्क टाइम है, सो आई एम नॉट स्टार्टिंग इन न्यू चैप्टर, बट यू कैन आस्क मी द डाउट्स इन जनरल डाउट, आपके कोई दिमाग में डाउट है पढ़ाई के बारे में, या इन जनरल जो कि चीजें आपके पढ़ाई के और आपके बीच में आ रही है, हाउ टू कंट्रोल देम। तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई नो एवरीथिंग, but surely I can help to some extent. Understand? So let me please, if you have some doubt regarding NEET exam, whatever, your timetable, your planning, important chapters, whatever, you please become free to ask me. Yes, come on. Yes. कौन कौन बोलेंगे? हर्ष, हर्ष, are you there? Yes, sir. So if you have anything to share, you can please proceed. So time management कैसे करें स्टडीज के टाइम? देखो, और किसी को ये क्वेश्चन पूछना है क्या, टाइम मैनेजमेंट? हाँ, यस बेटा सेजल, बोलो, व्हाट यू वांट टू आस्क? ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? फटाफट ना, एक्टिव रहो यार, ऐसे नहीं चलेगा। सुस्त मत रहो, एक्टिव रहो, चार्ज रहो, एनर्जेटिक रहो। देखो, आई ट्राई टू टेल, टाइम को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। पहली बात है, हमें टाइम के अनुसार मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कि टाइम तो सबके पास सेम ही होता है, वही 24 आवर्स एक दिन का, किसी के लिए ज्यादा नहीं, किसी के लिए कम नहीं। तो उस टाइम में हमको खुद को मैनेज करना है, टाइम को तो हम लोग बदल नहीं सकते, हमें टाइम के अनुसार मैनेज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। हाँ, उसमें हो सकता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, लेकिन मोस्टली ये होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें मतलब जैसे कि ये है सिचुएशन, उसके अनुसार आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए, हर रोज नहीं होना चाहिए चेंज। तो उसमें पहले एक 6-7 घंटा आपको सोना है कंपल्सरी रात को। उसके बाद आपके स्कूल का टाइम कितना जाता है वो देखो,
और उसके बाद में जो टाइम बचा है वो टाइम में आपको पढ़ना ही है। और ऐसे नहीं कि पढ़ने के लिए, मार्क्स के लिए, या नीट के लिए, या एग्जाम क्रैक करने के लिए, या स्कोर करने के लिए, कोई करियर करने के लिए, ये एम नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का एम एक ही है कि जैसे कोई भी चीज आप क्यों करते हो, क्यों करते हैं बेटा, हर्ष बेटा कोई भी बताएगा आप में से, कोई भी चीज आप क्यों करते हो, साहिल है, अक्षिता, अमित, कोई बताएगा? सर एंजॉय करने। एंजॉय के लिए। और कोई बताएगा? अमित है, आंचल है, अंजना, कोई भी बताएगा? सबको सर लाइफ पार्टिसिपेट को करना है। सर हाँ, लाइफ को इजी करने के लिए। लाइफ को इजी करने के लिए। और कोई? सर नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज गेन करने के लिए। और अभी मेरे को ना रियल आंसर दो, स्मार्ट आंसर मत दो, रियल, व्हाट यू एक्चुअली बिलीव। हाँ सर खुद के लिए। हाँ स्वाति, सर खुद के लिए। खुद के लिए। ओके ओके। और कोई? सर टू बिकम अ गुड पर्सन। ओके। और कोई जो अभी तक नहीं बोल पाया वो सब? आयुषी? शर्मा की अभी, अभी तो हम लोग पुराने हो गए ना, अभी तो नए 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 कहाँ पे? भूमिका? सर एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दीपांशु, व्हाट डू यू थिंक? यस। हरीश, हरीश कुमार? नहीं बोल रहे हम लोग? मैं तो कोई नीट का एग्जाम नहीं ले रहा हूँ यार उसका, इन जनरल लाइफ पे हम लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये इन जनरल कमेंट करें। हिमानी? कौन खुद से बोलेगा? ईशानी? आई एम नॉट टेस्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट कैजुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट। ये कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लेक्चर तो है नहीं, फिलोसॉफिकल है, इसे हम लोग कैजुअली बात करेंगे, उससे ही हल निकालेगा। कोई और बताएगा? देखो, एक सीधी सी बात है कि हम लोग ना जो भी करते हैं उससे खुद को तो एंजॉय होना ही चाहिए, ये तो उसका कुछ यूज ही नहीं है, राइट? अगर जो हम लोग काम करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ रहे, तो उसमें अगर मजा नहीं आ रहा है, खुद को ऐसा मजे वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। मर मर में के जीने में कोई यूज मतलब नहीं है। तो क्या है कि पहले ये जो चीज है ना आपका स्टडी, उस पर ट्रस्ट करो, उस पर फेथ करो, उसको प्यार करो, और उसको अपना खुद का मान दो कि ऐसा ये कोई अलग करने की चीज नहीं है, ये ही हमारा है, हम इससे ही है। और इससे, इसमें आपके काम में और आप में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना? तो कोई उसको बर्डन की तरह कैरी नहीं करना है कि वो ये ठीक है, ये हमें नॉलेज दे रहा है, हमें जीवन का अनुभव दे रहा है, तो यही लाइफ का फिलोसफी होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो। अगर इसको एग्जाम मानकर या स्कोर करने, मतलब स्कोर के लिए इस तरह का मान के चलोगे ना, तो पढ़ाई नहीं होगी कभी, उसके लिए टाइम कभी नहीं मिलेगा आपको। तो देखो, आप कितने भी परेशान हो ना, तो अभी आप, अगर आप कोई चित्रकार हो, चित्र मतलब चित्र निका मतलब पेंटिंग करते हो, या कोई आप आर्टिस्ट हो, तो आप दुखी हो सुखी हो, तो दोनों दोनों सिचुएशन में आपको आपका जो फेवरेट काम है वो करने में मजा आ जाएगा, उसमें मन लगेगा। वैसे ही आपका स्टडी के बारे में होना चाहिए। ओके, वो फील होना चाहिए कि बाबा ये हमारा कोई काम नहीं है, ये हमारा ही अस्तित्व है, हम इससे ही बने हैं। तो ये अलग नहीं है हमसे, ये पढ़ाई जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हम लोग, कोई अलग नहीं काम नहीं, इससे ही हमारा अस्तित्व है। और उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। ये तो एक भावना होनी चाहिए उसके बारे में। तो हर हाल में हो जाएगा, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। वो तो, और मार्क्स का कभी मत सोचो। हाँ, कि एक आप एम रखो, लेकिन हर हर रोज उसके बारे में मत सोचो कि बाबा ये इतना मार्क्स इतना मार्क्स। तो मार्क्स के पीछे में मत भागो, आप एक एक कंसेप्ट समझ लो। जब एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगी तो आपको मजा लगने लगेगा, यस आई कैन अंडरस्टैंड। और आई कैन अंडरस्टैंड वाला जो कॉन्फिडेंस है वो आपको जीने में
और हेल्प करेगा और आपको मजा देगा, आनंद देगा, अंदर से फीलिंग आ जाएगी, यस आई कैन डू इट, आई कैन अंडरस्टैंड, ये मुझे समझ में आ सकता है, तो मेरा कैपेसिटी है कि आई कैन अंडरस्टैंड। और बाद में उसको रिटेंशन करने के लिए उसको बहुत बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो एज एग्जाम एज ए सिलेबस आप थिंकिंग करोगे ना तो ये नहीं हो सकता, लेकिन एज योर लाइफ आप पढ़ोगे उसको तो जरूर जरूर वो आपको मजा देगा। और एक बार पढ़ने का मजा आना शुरू हो गया ना तो आप हर हाल में पढ़ोगे। आपको पेरेंट बोलेंगे कि अभी बच्चा सो जा, अभी पढ़ना नहीं है, अभी खेलने को जा, अभी टीवी मत देख, अभी मोबाइल तो छोड़, सॉरी मोबाइल को हाथ ही मत लगा, ऐसा बोलते हैं हमें पेरेंट ना। तो ये बोलेंगे थोड़ा तो मोबाइल ले लो यार, तो थोड़ा 5 मिनट मतलब कर लो। फोन को कैसे अवॉइड करें? देखो ये बहुत बड़ी समस्या है इसकी। एक तो इतना जो डेटा है वो सबको लगता है कि ये डेटा कंज्यूम करना ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ऐसा हमें लगता है ना, कि जो मोबाइल में डेटा मिलता है इतना कम सस्ते में ज्यादा डेटा, उसको खत्म कैसे करें, ये तो हमारा हमें लगता है कि ये हमारा नेशनल ड्यूटी है, ये अपना मोरल ड्यूटी है। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपके पास 1.5 GB है तो 1.5 GB आपको फिनिश ही करना है, ऐसा नहीं। अभी आज क्या क्या हुआ है, लोग मोबाइल नहीं, मोबाइल लोगों को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब जब काम हो तभी मोबाइल को टच करना है, ये तो एडिक्शन ही हो गया है। अभी हमें हमें कंट्रोल करना है। आप एक बुक ले लो, एक डायरी ले लो, और डायरी में आप लिख लो कि आपने कब से कब तक मोबाइल लिया और क्या काम करवाए उस पे, और बाद में उसको देखो कि कितना टाइम हम लोगों ने मोबाइल पे वेस्ट कर रहा है। बहुत सारा वेस्ट होता है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि वो आप पढ़ने का ना, हाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस साइड पे ढूंढा, ये पॉइंट उस साइड पे ढूंढा, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको, आप ढूंढते ही रह जाओगे, उसमें ढूंढते ही रह जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो जो एक कोई टीचर आपको पढ़ा रहे उस पर ट्रस्ट रखो और काम करो, ठीक है ना। इधर उधर आप ज्यादा करोगे तो देयर इज नो, स्काई इज ओनली द लिमिट। ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये करो कि वो करो, ऐसे करो कि वैसे करो। तो कोई एक आप मतलब ये जो रास्ता है वो पकड़ लो, उससे चलो। तो मोबाइल हम लोग यूज करवाते नहीं, मोबाइल हमें यूज करवा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे एडिक्टेड है ऑलरेडी, लेकिन उनको पता नहीं है कि एडिक्टेड है, ठीक है। अभी आप बच्चे मोबाइल, आपको क्यों चाहिए मोबाइल? जब आपका लेक्चर है तो ही चाहिए ना, या कोई आपको आता है पेपर्स पे या क्वेश्चन तो ही चाहिए, उसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये कोई स्टडी के लिए हेल्प के आप इंटरमीडिएटली यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं या मोबाइल ही हमें यूज कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेशन रखो, कैलकुलेशन रखो। और कुछ है उसका आपका, कुछ कुछ है किसी का और का तो बोल दीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम बार बार नहीं आता। आज तो मुझे टाइम मिल गया है, 5 मिनट है, तो आप लोग बोल सकते हो कि वी कैन विल ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स। सर पढ़ाई करने डायग्राम्स को कैसे याद करें? हाँ सर हाँ पढ़ाई हर्ष, सर पढ़ाई करने का अच्छा टाइम रात को होता है या सवेरे होता है? ऐसा कुछ टाइम नहीं होता, कुछ टाइम नहीं होता। देखो, किसी चीज को शिद्दत से चाहने का कोई टाइम होता है क्या? कोई टाइम ही नहीं होता। जो भी आपको सही लगे वो टाइम है आपको। किसी को सुबह में लगेगा, किसी को शाम में लगेगा, आपको जो कंफर्टेबल हो, इसको कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। आपकी जो आपका कोई खाना है फेवरेट आइसक्रीम, तो उसका खाने का कोई टाइम नहीं, जैसे जब भी मूड हुआ आपने खा लिया, ऐसा है ना आपका। तो टाइम कोई नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कहाँ कब कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो उस टाइम आप करो। देयर इज नो यूनिवर्सल रूल। सर हर सेकंड आप कुछ पूछना चाहते थे? सर डायग्राम्स याद नहीं होते, भूल जाते, उसको याद करने का कोई। डायग्राम्स का आप क्या करो, बायोलॉजी मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ने की बात है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स सॉल्व करने की बात है। तो बायोलॉजी भी आपको लिखना, लिख लिख के पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, फास्ट फास्ट लिखना है, फास्ट फास्ट लिखना है। डायग्राम का भी फास्ट फास्ट प्रैक्टिस करना है, निकाल के ड्रॉ करो, अच्छी तरह से नहीं एकदम ऐसे,
फास्ट 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 आपको ही पता चलेगा कि ये मैंने क्या निकाला है, किसी को आप दिखा नहीं रहे हो कि ये क्या है। ठीक है, आपके समझ में है ना, इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, ये ऐसा शेप है, ये ऐसी शेप है। तो आप उसका रफ प्रैक्टिस करो, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा डायग्राम का, तो हो जाएगा। सिर्फ देखने से या एक दो बार ड्रॉ करने से नहीं होगा, वो रफ में प्रैक्टिस ज्यादा बार करना पड़ेगा उसका। और कोई? सर 5 hours आर इनफ फॉर स्लीप डेली। नहीं, 5 मार्क्स कम है बेटा, 5 आवर्स कम है। 6 साढ़े 6 7 घंटे तक सोना चाहिए। यस, और कुछ? सर ये टाइम ज्यादा नहीं है? अब आप स्कूल से आते हो ना, तो भी आपको थोड़ा सा आधा घंटा रिलैक्स होना चाहिए। आप सो सकते हो, संडे को छुट्टी होती है तो आप आधा घंटा खाना खाने के बाद एक एक पाउंड मतलब 40 मिनट के बाद सो सकते हो आप, तुरंत नहीं खाना खाने के बाद। लेकिन आप आपका एक टाइम टेबल जरूर रखो। मैं अगर रात को लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो सुबह मत उठो, या सुबह उठने की आदत है तो देर रात तक मत, दोनों मत करो आप लोग। तो कंटिन्यूअस 6.5 आवर मिनिमम स्लीप चाहिए, और दिन में आप आधा घंटा स्लीप ले सकते हो। अगर आपको नहीं आ रही है नींद तो भी आप दिन में ऐसे लेटे रह सकते हो। और एनीबडी एल्स? और कोई नहीं बोल रहा है? इतने इतने बच्चे हैं, शैलजा है, ये भूमिका है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो दे हैव टू आस्क, कुछ ना कुछ उसके रहेंगे ना, कृतिका, नेहा। सर ये हाँ बोलो। सर सिलेबस बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अप्रोक्सीमेटली सेम है। सेम तो जो मतलब? सर मतलब जैसे सिलेबस सेम है तो जो क्लासेस होती हैं जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो जैसे 3-3 दिन होती हैं, हम्म। और बायो की नहीं, बायो का वेटेज ज्यादा है ना बेटा, 50% वेटेज बायो का ही है ना। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पूरी आएगी बुक में। हाँ हाँ, आएगी आएगी, लेकिन वो होता नहीं, क्या आपका कवर नहीं होता क्या सिलेबस? सर जैसे हमारे बायो के अप्रोक्सीमेटली 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन उसमें भी जैसे सेकंड चैप्टर चला है। 4 हो गए हमारे, हाँ यस। इसमें कितना चल रहा है? सेकंड अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ पूरा। ठीक है ठीक है। ये तो मतलब अलग लेवल का इश्यू है। और कुछ अपना अपने के बारे में वो सोचो ना कुछ, जो मेरे हाथ में है उसके बारे में पूछो तो मैं उस पर कोई आपको आंसर दे सकता। कंसेप्ट माइंड में मिक्स अप हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए स्वाति? हाँ बेटा, ये सबका इश्यू है, सबका इश्यू, यूनिवर्सल इश्यू है। तो इसके लिए ना आपको बहुत बार रिवाइज करना है। और दूसरा एक तरीका, जब देखो क्या होता है कि आप दो तरह का पढ़ लो, दो तरह से पढ़ लो। आप अलग अलग चीजों में सिमिलरिटी ढूंढो, और सिमिलर चीजों में डिफरेंसेस ढूंढ लो। तो आपको ये हाईलाइट हो जाएगा कि इन इन रिलेटेड चीजों में डिफरेंसेस क्या है, और इन इन डिफरेंट चीजों में रिलेटेडनेस क्या है। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। हाँ, तो आपको ऐसे कंपेयर करके पढ़ना है, कंपेयर करके पढ़ना है। ओके। और क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो अभी डिसाइड करना होता है कि अभी मैं पढ़ने शुरू कर रहा हूँ ना, तो अभी मेरा आज का टारगेट क्या है। अभी बायो का भी मैं पढ़ रहा हूँ तो टारगेट क्या है, अभी बायो के लिए मैं 1.5-2 घंटा पढ़ रहा हूँ दिन में, या जो भी आपका टाइम है, तो उसका टारगेट क्या है। तो टारगेट होगा आपका इतना इतना पढ़ना है, तो उसको बोलते हैं फ्रेम मेकिंग। फ्रेम मेकिंग मतलब क्या, कि देखो कि कोई बिल्डिंग बनाना है ना, तो उसका फ्रेम डिसाइड करते हैं पहले, डायरेक्टली उसे दीवारें खड़ी नहीं करते लोग। उसका आर्किटेक्ट मतलब उसका ये करते हैं, एक ढांचा होता है, फ्रेम होता है, राइट। तो उससे क्लियर होता है कि उसका ऊंचाई कितना रहेगा, उसका लंबाई कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा, खिड़कियां कहाँ पे होगी, दरवाजा किधर होगा, फलाना ठिकाना ठिकाना कहाँ पे होगा। तो ये प्लान होता है। वैसे ही हमारे ब्रेन को पता चाहिए कि इतना इतना हमें पढ़ना है। सपोज आज मैंने इतना पढ़ा है ना, तो अब पढ़ोगे, तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को ये विटामिन एंड हार्मोन्स का भी करना है पहले। ओके,
तो आपके दिमाग में रहेगा कि विटामिन एंड हार्मोन्स वाला इतना फ्रेमवर्क, ये 2 या 3 पेजेस ऐसे इतना करना है, ये डिसाइड होना, उसको फ्रेम मेकिंग बोलते हैं। ओके, टारगेट होता है। और उसके बाद आपको पहला वाला रिवाइज भी करना है। तो हर वक्त टाइम मतलब पढ़ते वक्त आप क्या करो, अभी देखो कि अभी अलग अलग विटामिन देखे ना, तो अभी अलग अलग विटामिन में आपने ये देखा होगा कि स्किन ड्राई करने ऐसे 2-3 विटामिन है जिनका डिफिशियंसी हुआ तो स्किन ड्राई हो सकता है, तो वो कम से कम से है। और ऐसे है कि सपोज माउथ अल्सर में कौन से डिफिशियंसी है, डिमेंशिया में कौन से है, ऐसा अलग अलग सोचो, तो कोई कोई कंबाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये विटामिन और ये विटामिन का डिफिशियंसी में अगर बहुत सेम है तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है, थोड़ा कुछ डिफरेंस होगा ना, वो हाईलाइट करो, मतलब पेन से नहीं दिमाग में भी हाईलाइट करो। क्योंकि प्लेन, अब हम लोग जब टेबल टेबल रटते हैं ना तो प्लेन रटते हैं, प्लेन टेबल रटते हैं। लेकिन उसमें सपोज अभी हम लोग अभी 15 का टेबल कर रहे हैं, 15 का, तो 15 वन जा, 15 टू जा, 15 थ्री जा, ऐसे करते हैं ना। तो उसके बाद हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए उल्टा, 15 10 जा, 15 9 जा, 15 8 जा, ऐसा उल्टा, बीच में कहीं भी बीच का 15 4 जा, बाद में 15 7 जा, 15 9 जा। तो ये सब चीजें आपके एनालिसिस हो जाती है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट वे पढ़ने से नहीं होता, ठीक है। आपको ये एक दूसरे से चीजें अलग करनी पड़ेगी, सॉर्टिंग करना पड़ेगा, तो ही ब्रेन में अच्छी तरह से सॉर्ट करके फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यस सर। अलग अलग चीज को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहिए, उसमें रिलेटेडनेस ढूंढना चाहिए, डिफरेंसेस ढूंढना चाहिए, और उससे ऐसे पढ़ते जाना है, और बार बार रिपीट भी करना है, रिवाइज करना है। और एक ही कोई एक चीज एक ही मतलब इससे पढ़ो। अगर आपने डाइजेशन का माउथ वाला पार्ट एक बुक से पढ़ लिया, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक से पढ़ लिया, तो आपको बाद में आपको मिक्सिंग हो जाएगा। तो एक ही कोई आपका नोट्स रहेगा, उससे ही आप पढ़ोगे, और हर टाइम वही पढ़ोगे आप। तो जब जब पढ़ोगे तो वही पेज, उसका कलर, उसके पेज पे कौन सा कहाँ पे लिखा, वो आपके नजर के सामने आ जाएगा, और उससे भी कंसेप्ट का ओवरलैपिंग नहीं होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? सर चैप्टर से था एक डाउट। वो तो बाद में देखेंगे। एनीथिंग एल्स रिलेटेड जनरल, अभी एज स्टडी पढ़ाई के बाद में बोल रही है ना हम लोग ज्यादा। यस सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी तो टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन आपका ऐसे कोई इश्यू है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस सर। कंसंट्रेशन कैसे करें, कंसंट्रेशन नहीं होता, मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन भी होना जरूरी है ना। 3-4 बार मेडिटेशन करना चाहिए दिन में, सुबह, स्कूल से आए, शाम को, रात को सोते समय, ऐसा करना चाहिए अलग अलग। और हर्ष क्या पूछ रहे थे, कुछ डाउट आपको? सर चैप्टर से एक डाउट। पूछ लो, अभी छोटा है तो बोल दूंगा। सर इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन क्या होते हैं? कौन से? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, यस सर। जिसमें आरबीसी तैयार होते हैं। आरबीसी कहाँ पे बनते हैं? जब जब बच्चे का बोन मैरो तैयार नहीं होता ना अर्ली डेवलपमेंट में, तो आपका जो लीवर है वही आरबीसी बनाता है। और जब बोन मैरो तैयार हो गया, बोन के अंदर डेवलप हो गया, तो उसमें जा हो जाता है आरबीसी तैयार। दैट इज इरिथ्रोपोएसिस। ओके, तो ओके सर। पहले लीवर, उसके बाद में बोन मैरो। और आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं? स्प्लीन में भी होते हैं और लीवर में भी होते हैं। और स्प्लीन में तो स्टोर भी होते हैं आरबीसी। तो स्प्लीन के अंदर जो ब्लड कैपिलरी होती है वो बहुत छोटी होती है, जब उससे आरबीसी पास हो जाते हैं तो उसका मेम्ब्रेन टूट जाता है और मर जाते हैं वो। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है ना, सबको फ्रीली बोलना चाहिए मेरे से, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू इन एनी एनी सिचुएशन, एनी हेल्प, ओके, रिगार्डिंग हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ टू रिमेम्बर। देखो, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इतना तो है,
अगर आप आज 2 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो आप कोई टेक्निक यूज करके कुछ महीने में, 1 महीने में या 15-20 दिन में आप वही स्टडी, आपका 2 घंटे हो रहा है अभी कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ 2 घंटे ही आप, कोई बच्चा 15 मिनट ही पढ़ सकता है, वो बैठ ही नहीं सकता। लेकिन कुछ टेक्निक्स आपने फॉलो किए जो मैं बोल सकता हूँ आपको, तो उससे आपका धीरे धीरे टाइम भी बढ़ सकता है कॉन्सेंट्रेशन से, और आप ज्यादा टाइम भी पढ़ सकते हो। लेकिन आज अगर 2 ही घंटा पढ़ रहे हो और आपको लगा कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, कल अपने आज 2 घंटे से डायरेक्टली 8 घंटे पे जंप मारा, तो आप उसके बाद 2-3 दिन उठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है। तो हैबिट, ये संस्कार करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। हमें पर्पजफुली हमारा ब्रेन का प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, अच्छी आदतें डालनी पड़ती है जानबूझ के, कॉन्शियसली। ओके, तो हम लोग जब बोलते हैं ना ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, इतना तो मुझे आता नहीं, तो वी आर नेगेटिवली प्रोग्रामिंग आवर ब्रेन, आवर माइंड। तो कुछ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना ही है हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को, उसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। हम खुद को हिप्नोसिस करते ही है, मतलब नेगेटिव बोलते हैं ना, या ऐसे पॉजिटिव, मेरा रंग डार्क है या मेरा रंग फेंट है, मैं दिखने में अच्छा हूँ या दिखने में अच्छी हूँ या नहीं हूँ, ये हम हमारा मन को प्रोग्राम करते हैं, ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं। उसी तरह नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं, पॉजिटिवली भी प्रोग्राम करते हैं। तो पढ़ाई के बारे में बहुत सारे हम लोग मैक्सिमम नेगेटिवली प्रोग्राम, ये हमसे नहीं होगा, टाइम नहीं है, स्कूल का ये है वो है, मतलब सिचुएशन होती है डिफिकल्ट, लेकिन सोचने से वो और डिफिकल्ट लगती है, इतनी होती है तो इतनी लगती है नेगेटिव थिंकिंग से, और ये हम लोग हर बार मन में दोहराते जाते हैं। तो ये पूरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि हमसे नहीं होगा, ये हमारे हमारे बस की बात नहीं है। तो इसको ही रिवर्ट कैसे करवाना है, इसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन देने हैं, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने हैं मन को। तो वो कब देते हैं, सुबह देने होते हैं, शाम को देने होते हैं, तो उससे धीरे धीरे चेंज होता है। ये कोई जादू वगैरह नहीं है, कोई मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन जरूर आपको उस पर प्रैक्टिस किया तो हो सकता है। और पॉजिटिव रहना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, खुद पे विश्वास होना कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ विश्वास होने से नहीं होता, आपको करना भी होता है। उसके लिए पेन्स, नो नो गेन नो पेन, नो पेन नो गेन। तो एक्चुअली उसको पेन ही नहीं बोलता मैं मेरे लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप कोई चीज आपको अच्छी लग रही है और उससे कर रहे हो, तो पेन कैसा। कौन लोग बोलते हैं ना बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आप मूवी नहीं देख सकते, आप घूमने नहीं जा सकते, दोस्तों से नहीं बात कर सकते, तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ता है, तभी आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलेगी, बड़े बड़े मार्क्स मिलेंगे, बड़े कॉलेज मिलेंगे। तो मैं वो उस पर बिलीव नहीं करता, मैं ये बिलीव करता हूँ अगर आपको पढ़ाई पसंद है ना, तो आपको ये बात ही नहीं आएगी दिमाग में कि मैं कोई सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पढ़ने में मेरा मन है ना, तो मैं मेरे मतलब खुशी की चीज कर रहा हूँ। तो उसके लिए अगर कोई अच्छी लगने वाली चीज कर रही है और उसके लिए भाई दूसरा कम अच्छी लगने वाली चीज नहीं कर रहा हो, तो सैक्रिफाइस कैसा है। अगर दूसरों से बोलने से, घूमने से, या बाकी कुछ मतलब अलग अलग काम करने से मेरे को खुशी मिलती है, और पढ़ाई से खुशी नहीं मिलती, इसका वही मतलब हुआ। लेकिन मुझे अगर पढ़ाई से ही उतनी खुशी मिलती है जिससे मुझे कोई दूसरा काम करने से खुशी नहीं मिलती, उतनी खुशी मुझे पढ़ाई से मिलती है, तो सैक्रिफाइस कैसा है। तो उसको ही जीवन बोलते हैं ना, दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। सो योर स्टडी, योर वर्क शुड बिकम द फिलोसॉफी ऑफ योर लाइफ, देन यू विल एंजॉय योर स्टडी। इतना काफी है आज के लिए, सर क्वेश्चन था। इतना काफी है आज के लिए। यस, आपको समझ में आया ना, मेरा बोलने का उद्देश्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस यस सर। सर। हाँ, सर तो आप आपका स्टडी को आपका काम मत मानो, आपका लाइफ ही मान लो। यही मेरा, जैसे कि सांस लेता हूं मैं, तो सांस लेने में मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि वो हो ही जाता है, वो खुद से नहीं कर रहा, वो अंदर से हो रहा है। वैसे पढ़ाई अंदर से होनी चाहिए। हाँ बेटा, कुछ डाउट होता है तो पूछो, हम लोग फिनिश कर रहे हैं, अभी स्टॉप कर रहे हैं। यस सर is there any demerit of 5 hours sleep? सॉरी, Sir, is there any demerit of 5 hours sleep? आपका स्लीप पूरा होना चाहिए ना। अब हम लोग जब सोते हैं तो ही हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो भी मेमोरी है, उसका सॉर्टिंग हो जाता है, क्योंकि रेस्ट भी चाहिए ना, रेस्ट। अगर आपका गाड़ी का इंजन मतलब चला ही रही हो, रुकवा ही नहीं रहे हो, जितना टाइम चला उसको चाहिए ठंडा होने के लिए वो दे नहीं रहे हो, तो गाड़ी काम नहीं करेगी। तो ब्रेन को, आपके बॉडी को
थकावट होती है, उसको हीलिंग के लिए जरूरी है ना, दैट इज। सर फॉर सम टाइम, हाँ, सर फॉर सम टाइम। सम टाइम मतलब एग्जाम के दिन। सर फॉर फ्यू वीक्स। देखो, आपको अगर लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको नींद लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 5 घंटा मैंने सो लिया और मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रेश हूँ, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ये कोई ऐसा सर ये कोई ऐसा कोई कोई डीमेरिट तो कॉमन नहीं है? यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं, आप पे डिपेंड है। यस, सर कोई डीमेरिट तो नहीं है इससे? आप इतना सोचो मत। देखो, कभी कभी हम लोग करते हैं ना, कभी कभी ज्यादा काम करते हैं ना, कभी कभी ज्यादा काम करते हैं, बाकी के टाइम रेस्ट ज्यादा लेते हैं, तो कंपनसेट हो जाता है लाइफ में। हाँ, ये कंटिन्यू फॉरएवर नहीं चलेगा, बहुत लंबे टाइम नहीं चलेगा। यस सर। ओके, ठीक है, तो रुकते हैं अभी लोग अभी। चलो, बाकी के लोग रुके ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर यस, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, सर गुड नाइट।